गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इतिहास की ऑनलाइन क्लास के तहत आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के सेकंड प्रश्न पत्र में फ्रांस की क्रांति भाग 2 के संबंध में फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य घटनाओं का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति के कारणों का अध्ययन किया था कि किस प्रकार निरंकुश राजतंत्र, लुई 16वें की योग्यता, आर्थिक असमानता, बौद्धिक विचारकों एवं तत्कालीन आर्थिक संकट के कारण फ्रांस क्रांति की दहलीज पर खड़ा हो गया था। आज हम देखते हैं इस क्रांति की मुख्य घटनाएं किस प्रकार थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि लुई 16वें ने जनता के दबाव और पेरिस की पार्लियामा के दबाव से आर्थिक संकट से निजात पाने के लिए स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाने का निर्णय लिया। इस स्टेटस जनरल का अधिवेशन पिछले पौने 200 वर्षों में नहीं हुआ था। इसका पिछला अधिवेशन 1614 ईस्वी में हुआ था। अब इसमें कितनी सदस्य संख्या हो, किस प्रकार इसकी मतदान प्रक्रिया हो, कैसे कार्य करेगी, इस संबंध में बहुत कम लोगों को जानकारी थी। फिर भी कुछ जानकारी जुटाई गई और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो इस समय किया गया कि स्टेटस जनरल के जो 3 स्टेट यानी 3 वर्ग थे। प्रथम वर्ग जिसे कुलीन वर्ग माना जाता था, सामंत वर्ग था, उच्च पदाधिकारी वर्ग था। द्वितीय वर्ग या सेकंड स्टेट जिसमें उच्च पादरी वर्ग आता था। और थर्ड स्टेट इसमें निम्न वर्ग, किसान, मजदूर, डॉक्टर, मध्यम वर्ग इत्यादि लोग जो आते थे। इसमें यह बदलाव किया गया कि थर्ड स्टेट यानी निम्न वर्ग की सदस्य संख्या जो थी वो फर्स्ट व सेकंड स्टेट के कुल प्रतिनिधियों की संख्या के बराबर कर दी गई, यानी उनके प्रतिनिधियों की संख्या दोगुनी कर दी गई। दूसरी, स्टेटस जनरल के जो प्रतिनिधि आने वाले थे चुन करके, उनसे कहा गया कि वह जनता की क्या आकांक्षाएं और शिकायतें हैं उनका एक पुलिंदा अपने साथ लेते हैं, जिसे काहिया कहा गया, यानी जनता की शिकायतों का पत्र इसे हम कह सकते हैं। स्टेटस जनरल का अधिवेशन 5 मई 1789 को वर्साई के राजमहल में शुरू हुआ था। लुई 16 ने इसका उद्घाटन किया। मगर उद्घाटन के साथ ही यह प्रश्न उपस्थित हो गया कि स्टेटस जनरल का संगठन किस प्रकार का होगा, किस प्रकार यह सदन या तीनों वर्ग, अपन कहें कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग और निम्न वर्ग जो था, वो तीनों वर्ग एक साथ बैठेंगे या वो अलग अलग बैठ करके किसी निर्णय पर विचार करेंगे। प्रथम और द्वितीय जो स्टेट थे वो जोर दे रहे थे कि तीनों सदन जो है अलग अलग बैठेंगे, प्रत्येक सदन का एक मत होगा, यानी तीनों सदनों के 3 वोट 3 मत, और जिधर बहुमत होगा उसकी बात मान ली जाएगी। सामान्यतः अब तक ये होता रहा था कि निम्न वर्ग का 1 वोट होता था, पादरी और कुलीन मिल जाते थे, यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों मिलकर के 2 वोट हो जाते थे, और निम्न वर्ग का 1 वोट होता था तो निम्न वर्ग हमेशा ही हार जाता था, उसकी बात नहीं सुनी जाती थी। मगर इस बार जो थर्ड स्टेट की संख्या जो बढ़ाई गई थी, यदि 1 वोट एक सदन का माना, यानी कुल 3 वोट स्टेटस जनरल के अधिवेशन में, प्रथम वर्ग का 1 वोट या प्रथम स्टेट का 1 वोट, द्वितीय स्टेट का 1 वोट और तृतीय स्टेट का 1 वोट। हमने देखा कि तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या जो बढ़ाई गई, डबल कर दी गई, यानी प्रथम स्टेट प्लस द्वितीय स्टेट बराबर थर्ड स्टेट कर दिया गया था। तो यदि एक स्टेट या एक वर्ग का 1 वोट माना जाता तब तो इसका कोई मतलब ही नहीं था, उनकी सदस्य संख्या बढ़ाई गई, क्योंकि कितने भी सदस्य हो पूरे स्टेट का ही 1 वोट माना जा रहा है। तो तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया
कि इस बार सभी स्टेट यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक होगी और उस संयुक्त बैठक की कुल सदस्य संख्या में से प्रत्येक प्रतिनिधि का एक मत मानते हुए बहुमत का निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि थर्ड स्टेट जो था वो 90% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। तो इस प्रकार इस मुद्दे को लेकर गतिरोध प्रारंभ से ही हो गया। इसी मध्य गरीब कुलीन और छोटे पादरियों ने भी तीसरे या थर्ड स्टेट या तीसरे वर्ग का समर्थन करना शुरू कर दिया कि वो भी संयुक्त अधिवेशन ही चाहते हैं कि प्रत्येक प्रतिनिधि का एक वोट हो। इसी गतिरोध के मध्य 17 जून को तीसरे सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया और कहा कि वे ही फ्रांस के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सभा में भी मध्यम वर्ग, जिसमें डॉक्टर, वकील, लेखक, पत्रकार, इन लोगों का बहुमत था। बीस जून को जब तृतीय स्टेट या तीसरा सदन अपनी बैठक करने के लिए वर्साई के महल में पहुंचे तो लुई ने वहां ताला लगवा दिया। फलस्वरूप इस तृतीय स्टेट ने, जिसने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित किया था, पास के टेनिस के कोर्ट के मैदान में अपनी सभा शुरू कर दी और मोनियर के प्रस्ताव पर एक टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई। यानी 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट के मैदान में तीसरे स्टेट ने, जिसने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया था, एक घोषणा जारी की, जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं। इसमें कहा गया कि तीसरे सदन के जो प्रतिनिधि है वो किसी एक वर्ग के प्रतिनिधि नहीं है, अपितु सारे राष्ट्र के, पूरे फ्रांस के प्रतिनिधि है, तथा वे यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि वे फ्रांस के लिए एक राष्ट्रीय संविधान का निर्माण नहीं कर लेते। इस प्रकार की घोषणा फ्रांस जैसे निरंकुश शासन में एक प्रकार का क्रांतिकारी घटना या कदम था। अब पादरी और सामंत भी तीसरे सदन में धीरे धीरे सम्मिलित होने लग गए। 27 जून को लुई ने तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक करने की अनुमति दे दी। अब स्टेटस जनरल राष्ट्रीय सभा बन गई, जिसे लुई 16वें से या राजा से भी मान्यता मिल गई। संयुक्त बैठक से तीसरे सदन के प्रतिनिधियों के मनोबल एवं प्रभाव में वृद्धि हुई, क्योंकि तीसरे सदन के कुल प्रतिनिधि प्रथम और दूसरे प्रतिनिधियों के बराबर थे। तो इसे निश्चित रूप से अब उनका बहुमत हो गया। 9 जुलाई 1789 को राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को संविधान सभा घोषित कर दिया और अपना लक्ष्य तय कर दिया कि वह फ्रांस के लिए या अपने देश के लिए एक नया संविधान बनाएंगे। इस तरह लुई को लगा कि यह तो एक प्रकार से देश जो है क्रांति की ओर बढ़ रहा है, और इसी मध्य फ्रांस में अकाल के बढ़ते भय से लोगों में एक प्रकार की उत्तेजना फैल गई। लुई अपने अधिकार जो है वापस प्राप्त करना चाहता था और वो राष्ट्रीय सभा को एक प्रकार से भंग करके उन्हें आतंकित भी करना चाहता था। उसने वर्साई में सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी। कुछ विदेशी सैनिकों को भी उसने नियुक्त किया और वित्त मंत्री नेकर को 11 जुलाई को पदच्युत कर दिया। नेकर जनता का हितैषी माना जाता था, उसकी नीतियाँ जनसाधारण के लिए थी। अतः इस घटना से पेरिस में उत्तेजना, आक्रोश फैल गया। इसी मध्य अफवाह भी फैल गई कि लुई जो है विदेशी सैनिकों के द्वारा फ्रांस की जनता या राष्ट्रीय सभा को कुचलना चाहता है। तो कामिल देमोले नामक एक व्यक्ति ने इसी समय जनता को भी शस्त्रों से लैस होने का आह्वान किया और बास्तिल, जो कि पेरिस से कुछ दूर एक प्राचीन राजतंत्र की निशानी के रूप में एक बड़ा दुर्ग था, जहाँ राजद्रोहियों को रखा जाता था, वहाँ शस्त्र होने की अफवाह फैला दी। 14 जुलाई को पेरिस की जनता ने बास्तिल को घेर लिया। बास्तिल को ध्वस्त कर दिया गया। वहाँ के जो कैदी थे उनको छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया। लोगों को वहाँ शस्त्र तो नहीं मिले, पर उनमें एक अजीब सी खुशी और उत्साह देखने को मिला
कि किस प्रकार उन्होंने राजतंत्र के प्रतीक बास्तिल को ढा दिया। लोग उसके स्मृति स्वरूप वहाँ के पत्थर, ईंटें, दरवाजे, जो भी चीज़ उन्हें मिली वो बड़ी खुशी खुशी स्मृति चिन्ह के रूप में अपने साथ ले गए। फ्रांस में इस दिन को 14 जुलाई 1789 को, जिस दिन बास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ था, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बास्तिल राजतंत्र की निरंकुशता का प्रतीक था और यह आम जनता के हाथों ध्वस्त हो गया था और जनता ने अपना आप में उस दिन एक शक्ति महसूस की थी। जार लुई यानी राजा कुछ नहीं कर पाया था, तो इस दिन को फ्रांस का राष्ट्रीय गौरव दिवस होने का गौरव प्राप्त हुआ। लुई ने बास्तिल के पतन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये तो जनता ने विद्रोह कर दिया है। मगर उसके एक दरबारी लियाकुर ने जो पास से खड़ा था उसने कहा, श्रीमान ये विद्रोह नहीं, ये तो क्रांति है, यानी जनता अब बदलाव चाहती है। सीधी सी बात तो ये थी। ये बास्तिल का चित्र है जो नेट से मैंने डाउनलोड किया है, किस प्रकार ये किला था और किस प्रकार इस भीड़ ने इस किले को ध्वस्त कर दिया। चार अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा में नोएट नामक एक कुलीन ने अपने विशेषाधिकार त्यागते हुए कहा कि सभी व्यक्तियों पर, चाहे वो प्रथम वर्ग हो चाहे द्वितीय वर्ग हो, उस पर करों की समानता का सिद्धांत लागू होना चाहिए, यानी सभी को कर चुकाने चाहिए। अब तक जो निम्न वर्ग ही कर देता था, प्रथम व द्वितीय वर्ग कर से मुक्त था, उसने करों की समानता का प्रस्ताव पास किया। इसके बाद सभी कुलीनों ने अपने विशेषाधिकार त्याग दिए और विभिन्न प्रकार जो कर थे, जैसे बेगार, कौरवी या किसानों के ऊपर जो लगे हुए थे, उन सभी करों को समाप्त कर दिया और करों की समानता की बात की गई। फ्रांसीसी क्रांति की जो एक महत्वपूर्ण घटना थी, मानवाधिकारों की घोषणा की, वो 27 अगस्त 1789 को हुई। राष्ट्रीय सभा ने लाफायत के प्रस्ताव पर इस दिन मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया। ये घोषणा पत्र सर्वोच्च सत्ता को साक्षी मानकर जारी किया था। इस घोषणा पत्र में 17 धाराएं थी और जिनमें कहा गया था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है एवं समान है और उसकी स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। संप्रभुता यानी अंतिम जो निर्णय लेने की शक्ति है वो जनता में है। कानून जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है, न कि शासक की इच्छा। आई एम द स्टेट। और सभी को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस प्रकार से मानवाधिकारों की घोषणा ने हलचल मचा दी। यह घोषणा जो थी वो रूसो ने जो अपनी पुस्तक सामाजिक संविदा सोशल कॉन्टेक्ट में जो दी थी उससे ओतप्रोत थी। इस जनतंत्रीय घोषणा का बड़ा महत्व था। लॉर्ड एक्टन ने इस संबंध में कहा था कि यह कागज़ का टुकड़ा यानी मानवाधिकारों की घोषणा का पत्र, ये कागज़ का टुकड़ा नेपोलियन की सेना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार स्वीकार किए। संसार में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, उसके कुछ ऐसे जन्मजात अधिकार उसे प्राप्त है जिसे राज्य उनसे छीन नहीं सकता। और 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके बाद क्रांति का एक दूसरा दौर शुरू हुआ जब पेरिस की महिलाओं ने या स्त्रियों ने 4 से 6 अक्टूबर को एक मार्च निकाला। यह मार्च पेरिस से वर्साय और वर्साय से पेरिस तक था। अनाज की कमी के कारण पेरिस से महिलाएं रोटी दो के नारे लगाती हुई वर्साई पहुंची। इसी समय एक किंवदंती बन गई कि महिलाएं जब रोटी के नारे लगा रही थी तो मारी एंटोनेट ने कहा कि लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, तो रोटी नहीं है, रोटी चाहिए। तो उसने कहा रोटी नहीं तो ब्रेड क्यों नहीं खा लेती। उन्हें ये नहीं मालूम कि ब्रेड भी अनाज से ही बनती है, गेहूँ से ही बनती है। और 6 अक्टूबर को राजा, उसकी पत्नी और युवराज को लेकर महिलाएं वापस पेरिस लौटी बड़ी खुशी के साथ कि अब रोटी वाले की पत्नी और रोटी वाले का पुत्र भी हमारे साथ है। यह स्त्रियों का अभियान काफ़ी चर्चित रहा जब राजा एक प्रकार से कहें हम जनता के अधीन सा हो गया। राष्ट्रीय सभा एवं चर्च में गतिरोध पैदा हुआ जब देश की आर्थिक स्थिति संकटमय होती जा रही थी।
और फ्रांस में की कुल भूमि का लगभग 1/5 भाग यानी 20% भूमि जो थी वो चर्च के अधिकार में थी। चर्च काफ़ी शक्ति संपन्न था, जो जनता से टाइट नामक कर भी वसूल करता था, उसके सबकी उपज का 1/10वां हिस्सा। तो राष्ट्रीय सभा ने निश्चित किया कि यदि चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति की समस्या का काफ़ी हल हो सकता है, और चर्च की संपदा का बांड निकाल करके बाद में उसे वापस भुगतान करने का निर्णय लिया गया। यह बॉन्ड जो है आसीनेट या असाइनेट कहलाए, जो बाद में एक प्रकार से फ्रांस की मुद्रा ही बन गए। प्रारंभ में तो चर्च की संपत्ति धरोहर के रूप में इस बॉन्ड के रूप में खरीदी गई, जिन पर 5% ब्याज दिया जाना था। मगर धीरे धीरे चर्च की संपत्ति छिनती देखकर चर्च क्रांति विरोधी हो गया, और जिन लोगों ने चर्च की भूमि खरीदी थी वो चर्च विरोधी हो गए, क्रांति का समर्थन करने लग गए। क्योंकि यदि क्रांति असफल हो जाती तो उन लोगों को चर्च की संपत्ति या धन भूमि जो है वापस लौटानी पड़ेगी। तो इस प्रकार 2 वर्ग हो गए, चर्च के समर्थक वर्ग क्रांति के विरोधी हो गए, और जिन लोगों ने चर्च की संपत्ति खरीदी थी वो एक प्रकार से हम कहें क्रांति के समर्थक बन गए। इन क्रांति समर्थक वर्ग ने क्रांति विरोधी यानी पादरियों को या चर्च समर्थकों को दबाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसी समय राष्ट्रीय सभा ने सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी पारित की, यानी इसके तहत जो पादरी जो थे वो राज्य के अधीन कर दिए गए। अब बिशपों का जो निर्वाचन है वो जनता करेगी, और वह राज्य के कर्मचारी होंगे, नहीं कि चर्च के कर्मचारी होंगे, और उन्हें राज्य की ओर से वेतन भी मिलेगा, और पादरियों को संविधान के प्रति राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ भी लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार वे पादरी जिन्होंने इस सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी को एक्सेप्ट किया वो ज्यूरर कहलाए, और जिन्होंने नहीं स्वीकार किया वो नॉन ज्यूरर कहलाए। जो ज्यूरर थे वो क्रांति समर्थक थे, जो नॉन ज्यूरर थे वो क्रांति के विरोधी थे। परसों उनको प्रताड़ित किया गया और उनमें से अधिकांश देश छोड़कर भी भाग गए। इस प्रकार इस संविधान ने क्रांतिकारियों की संख्या और शक्ति को बढ़ा दिया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि धर्म के ऊपर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने का कार्य किया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी ने। 1791 में फ्रांस का नया लिखित संविधान बनाया गया। यह संविधान जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप था। इस संविधान को बनाने का जो मूल अधिकार था वो स्टेट्स जनरल के अधिवेशन के समय प्रतिनिधि जो जनता की शिकायतों का एक पुरिंदा जिसे काहिया कहा गया था वो लेकर आए थे, उसके आधार पर यह बनाया गया था। इस संविधान की जो मुख्य बात थी वो थी कि जनता की संप्रभुता का सिद्धांत माना गया। संप्रभुता जनता में निहित है। दूसरी ओर कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रशासकीय या व्यवस्थापिका शक्तियों को अलग अलग किया गया या शक्तियों का पृथकीकरण किया गया। राजा की जो शक्तियाँ थी, उसके जो अधिकार थे वो सीमित कर दिए गए, और राजा का भी एक निश्चित वेतन निर्धारित कर दिया गया। इससे एक प्रकार से हम कहें कि फ्रांस राजतंत्र से जनतंत्र की ओर बढ़ा। राजा अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहता था। 20 जून 1791 को लुई 16 भेष बदल करके फ्रांस से बाहर निकलने की कोशिश उसने की, मगर वरेन गांव में किसान द्वारा पकड़ लिया गया, उसे वापस पेरिस लाया गया। और राजा के पलायन ने जो महत्वपूर्ण चीज़ पैदा की वो थी कि अब राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की स्थापना लोगों के मन में एक प्रकार से जन्म लेने लगी। और लुई पर मुकदमा चला करके बाद में 21 जनवरी 1793 को उसे मृत्युदंड भी दिया गया। नवीन संविधान के तहत व्यवस्थापिका सभा के चुनाव हुए। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का था। इस सभा में राजतंत्रवादी और गणतंत्रवादी दोनों ही सदस्य थे, और जो गणतंत्रवादी थे वो जीरोदिस्ट व जैकोबिन 2 दलों में विभक्त हो गए थे। 1792 में फ्रांस जो अपने पड़ोसी देशों ऑस्ट्रिया, प्रशिया इत्यादि के साथ संघर्ष में उलझ गया, और जैकोबिन दल के नेतृत्व में फ्रांस ने इन विदेशी सेनाओं से एक प्रकार से कहें फ्रांस को बचाया। फ्रांस को विजय मिली और इससे जैकोबिन दल काफ़ी शक्तिशाली हुआ, और इस जैकोबिन दल के शक्तिशाली होने से रोबेस्पियर के नेतृत्व में एक आतंक का शासन भी
शुरू हुआ, जो मार्च 1793 से जुलाई 1794 के मध्य चला, जिसमें जिन लोगों पर क्रांति विरोधी होने का आरोप लगाया जाता था उन्हें गिलोटिन, एक प्रकार से मृत्युदंड देने की मशीन थी जिसमें व्यक्ति का सिर धड़ से अलग हो जाता था, गिलोटिन पर चढ़ाया गया। हज़ारों लोगों का रक्तपात किया गया जिन्हें क्रांति विरोधी माना गया था। आतंक के शासन का अंत 1794 में हुआ, जब रोबेस्पियर जो इसका नेता था खुद उसको मृत्युदंड दिया गया। इसके अलावा नेशनल कन्वेंशन ने एक नया संविधान बनाया जिसे 1795 का संविधान कहा जाता है। इस संविधान के तहत फ्रांस की जो शासन जो शक्ति थी वो 5 व्यक्तियों की कमेटी को सौंप दी गई, इसे डायरेक्टरी कहा गया। इस डायरेक्टरी ने अक्टूबर 1795 से नवंबर 1799 तक शासन किया। इसकी गृह नीति विफल रही। डायरेक्टरी के सदस्य भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए, भाई भतीजावाद में डूब गए। मगर विदेश नीति के तहत, यानी विदेशों से जो लड़ाइयाँ चल रही थी, जो चल रहे थे, संघर्ष चल रहा था, उसमें डायरेक्टरी का एक प्रकार से कहें सौभाग्य रहा, जिससे उसे नेपोलियन जैसा सेनापति उसके पास था जिसने विदेशी राज्यों को पराजित किया। और इस डायरेक्टरी के शासनकाल में विदेशी क्षेत्र में मिली सफलता ने नेपोलियन को लोकप्रिय बना दिया था और डायरेक्टरी के प्रति लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया था। तो इसी असंतोष के कारण नेपोलियन 1799 ईस्वी में पेरिस पहुंचा। लोगों ने उसका स्वागत किया और उसने डायरेक्टरी के शासन को उलट करके स्वयं शासन सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो प्रथम वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति के कारण, और दूसरे तो आज का जो वीडियो है इसमें हमने फ्रांस की क्रांति की मुख्य घटनाओं पर संक्षिप्त सा प्रकाश डालने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से ये जो चीज़ें हैं, वीडियो है, आपके लिए उपयोगी होगा। जय हिंद।